नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने फुटबॉल प्रशासकों की समिति को भंग किया। इससे फीफा द्वारा एआईएफएफ का निलंबन समाप्त हो सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित समिति ने फसल पैटर्न में बदलाव पर चर्चा की है। जम्मू और कश्मीर मतदाता सूची पर विवाद। चिप की कमी को देखते हुए कंपनियां उत्पाद में देरी को कम करने के लिए फीचर्स में कटौती कर रही हैं। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित होगी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने फुटबॉल प्रशासकों की समिति को भंग किया। इससे फीफा द्वारा एआईएफएफ का निलंबन समाप्त हो सकता है। न्यायालय ने ये निर्णय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा सीओए यानी फुटबॉल प्रशासकों की समिति के अधिकारों को समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर करने के बाद आया है। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ को निलंबित कर दिया था। इस निलंबन को हटाने के लिए ही ये याचिका दायर की गई थी। निलंबन वापस लेने से भारत को अक्टूबर 2022 में निर्धारित अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी भाग ले सकेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रशासन में किसी तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव को देखते हुए फीफा ने इसे निलंबित कर दिया था। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को फीफा कानूनों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। और आइए अब बात करते हैं भारत में खेल अभिशासन और प्रशासन की। भारत में खेल प्रशासन के दो पक्ष हैं। म्यास के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई और भारतीय ओलंपिक संघ के तहत राज्य ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघ शामिल हैं। भारत में खेल अभिशासन से जुड़ी कई चिंताएं मौजूद हैं, जैसे कि अभी भी खेल अभिशासन में भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं हैं। इसके अलावा कुशल कोचिंग स्टाफ की भी कमी है। पेशेवर क्षमता का अभाव होता है क्योंकि खेल संघों में राजनेताओं या व्यवसायियों का प्रभुत्व है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई फेडरेशंस के अध्यक्ष जो हैं कुछ राजनेता बना दिए जाते हैं। तो ये भारत में खेल जगत के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा इन खेल संघों में भी नियमित रूप से चुनाव नहीं होते हैं, यानी कि जो एक बार पद पर बैठ गया फिर वो लगातार कई वर्षों तक उस पद पर बना रहता है। इसके अलावा जवाबदेही का अभाव और पारदर्शिता में कमी भी है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना शुरू की गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से विशेष क्षेत्र खेल योजना चलाई जा रही है और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सूची में खेलों को शामिल किया गया है। खेल संस्थानों की बात करें तो ओलंपिक चार्टर द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त शासी निकाय हैं, एसओएज, एनएसएफ्स और एसएफ्स। ये वित्तीय सहायता, खेल अवसंरचना और खेल आयोजनों का ध्यान रखती हैं। इसमें सरकारी संस्थान हैं न्यास, साई खेल संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान। इन संस्थानों की मुख्य भूमिकाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में, स्थानीय खेलों का आयोजन करने के लिए, देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा इनकी मुख्य भूमिकाएं होती हैं खेल अवसंरचना में सुधार करने की, वित्तीय सहायता प्रदान करने की और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित समिति ने फसल पैटर्न में बदलाव पर चर्चा की। एमएसपी पर गठित इस समिति का गठन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया था। इस समिति ने अपनी पहली बैठक में 3 विषयों पर 4 उपसमूह बनाने का निर्णय लिया है। एक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा है प्राकृतिक खेती और तीसरा है फसल विविधीकरण। समिति ने उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के मौजूदा फसल पैटर्न के मानचित्रण को शामिल करने का भी सुझाव दिया है। और आइए बात करते हैं भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र और बदलती फसल प्रणाली के बारे में। कृषि जलवायु क्षेत्र मोटे तौर पर मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान और जल की उपलब्धता के बारे में बताते हैं। ये तत्व वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें कि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र फसल पैटर्न को परिभाषित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी क्षेत्र की जलवायु के अनुसार वहां अलग अलग फसलें उगाने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक रूप से अधिकतर चावल और गेहूं उगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में फसल पैटर्न में काफी विविधीकरण देखा गया है। बागवानी और अन्य नकदी फसलों, प्राकृतिक खेती, तिलहन, दलहन आदि की भी भारत में खेती की जाती है। फसल विविधीकरण में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार भी कई कारक हैं, जैसे कि सरकारी
सरकारी सहायता में बदलाव जैसे प्राकृतिक खेती, तिलहन आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किसान इस तरह की खेती करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इसके अलावा कृषि में किसान उत्पादक संघों और उद्यमियों की बढ़ती संख्या और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जैसे कि ग्रीन हाउस कृषि आदि शामिल की गई है। और लगातार भू जोत आकार में कमी होने की वजह से भी फसल विविधीकरण में बदलाव आया है। फसल विविधीकरण का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोका जा सकता है और जल को संरक्षित किया जा सकता है। कुछ फसलों के मामले में भारत की आयात निर्भरता को भी कम किया जा सकता है। किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी और उपज को बनाए रखने तथा पोषण विविधता लाने में मदद मिलेगी। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, निम्न गांगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र तथा अंतिम द्वीपीय क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची पर विवाद हो गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने घोषणा की है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहा है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हो सकता है। मतदाता सूची को अंतिम बार वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर RPA 1957 के तहत संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ये कानून समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1957 के तहत केवल वहां के स्थायी निवासी ही मतदाता के रूप में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र थे। अब शेष भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आयोजित होंगे। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद अब विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। सामान्य रूप से निवासी का निर्धारण किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति देश के किसी अन्य भाग से हो सकते हैं, लेकिन वो कार्य, व्यवसाय या अन्य कारणों से जम्मू कश्मीर में रह रहा होता है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम उसके मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया होना चाहिए। जब अनुच्छेद 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रहने वाले लोग संसदीय चुनावों में मतदान करने के पात्र थे। इन्हें अस्थायी निवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। NPR में वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची का संशोधन किया गया। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 7 नए विधानसभा क्षेत्र, जिसमें जम्मू संभाग के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 संभाग बनाने की सिफारिश की थी और इसी के बेस पर भारत का निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में नई मतदाता सूची तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की किसी भी घोषणा के लिए आधार तैयार करने के लिए नई मतदाता सूची जरूरी है। यहाँ राज्य विधानसभा के अंतिम चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे। चिप की कमी को देखते हुए कंपनियां उत्पाद में देरी को कम करने के लिए फीचर्स में कटौती कर रही हैं। चिप में कमी के चलते कंपनियों द्वारा कई फीचर्स कम कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए वाहन निर्माता छोटी डिस्प्ले स्क्रीन वाली या बिना म्यूजिक सिस्टम वाली कारें डिलीवर कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स ऐसी सामग्री है जो एक इंसुलेटर से ज्यादा लेकिन शुद्ध चालक से कम विद्युत संचारित करती है। इन्हें मेमोरी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड चिप्स सहित कई छोटी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये अधिकतर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स को शक्ति प्रदान करते हैं और उनके लघु मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं। वाहन निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी या स्मार्टफोन, डेटा सेंटर इत्यादि जैसे उद्योगों में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में आई चिप की कमी के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन की वजह से जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका में चिप बनाने वाले कई महत्वपूर्ण केंद्रों को बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तीव्र वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर चिप की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। रूस यूक्रेन ने इस कमी को और व्यापक कर दिया है। रूस विश्व में पैलेडियम की 44% आपूर्ति करता है, जबकि यूक्रेन विश्व में नियॉन की 70% आपूर्ति करता है और ये दोनों चिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले 2 प्रमुख कच्चे माल हैं। यूक्रेन सेमीकंडक्टर फैब लेजर्स के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली दुर्लभ गैसों की भी आपूर्ति करता है। सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत की जो पहलें हैं उनके तहत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए एक संधारणीय इकोसिस्टम विकसित करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड उत्पादन के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना संचालित की गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 भी घोषित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्था का दर्जा दिया गया। भारत ने CDRI के साथ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे CDRI को स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था का दर्जा मिला है। ये समझौता CDRI को संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के तहत सभी अधिकारों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 को अधिनियमित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस अभिसमय को वर्ष 1946 में अपनाया था। हेडक्वार्टर एग्रीमेंट किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मेजबान देश के बीच एक समझौता है। ये समझौता संगठन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। CDRI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की वैश्विक भागीदारी है। इसे वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा खतरों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन यानी कि प्रतिरोधकता को बढ़ावा देना है। इससे सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा। वर्तमान में 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र के 2 संगठन इसके सदस्य हैं। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था के दर्जे का संबंध सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों और दायित्वों से सज्जित संस्थाओं से है। इसमें देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। ये CDRI को आपदा रोधी अवसंरचना के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषण करने और विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने या सदस्य देशों से वित्त एवं विशेषज्ञों की मदद प्राप्त करने में सक्षम करेगा। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। दिगंतारा भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता यानी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस वेधशाला स्थापित करने जा रहा है। ये वेधशाला पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर आकार जितने छोटे पिंडों पर भी नजर रख सकती है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में शामिल है अंतरिक्ष पर्यावरण का ज्ञान, अंतरिक्ष गतिविधियों के समक्ष किसी भी खतरे का आकलन करना और अंतरिक्ष संपदाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना। SSA वेधशाला का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष मलबे सहित गहन अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि या घटनाओं पर नजर रखने में भारत की सहायता करेगी। SSA अवलोकनों में व्यापक अंतराल को दूर करेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के बीच ऐसी सुविधाओं की कमी है। उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यानों की अवस्थिति, गति और प्रक्षेप पथ यानी ट्रेजेक्ट्री का अधिक सटीक पूर्वानुमान करके उनके बीच टकराव की संभावना को कम करेगी। इसके अलावा गहन अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता करेगी। उपमहाद्वीप में सैन्य उपग्रहों की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत को स्वदेशी क्षमता प्रदान करेगी। इससे भारत सामरिक लाभ की स्थिति में होगा। SSA की दिशा में उठाए गए अन्य जो कदम हैं उसमें भारतीय उपग्रहों के समक्ष मलबे जनित खतरों और अन्य जोखिमों का पता लगाने के लिए बेंगलुरु में इसरो का SSA नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का नाम नेत्र है यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय SSA व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। SSA 3 मुख्य क्षेत्रों को शामिल करता है। सबसे पहला है मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स की अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग, अंतरिक्ष मौसम निगरानी और पूर्वानुमान, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की निगरानी आदि। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में।
नफीस यानी राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली नफिस की शुरुआत की है। नफिस अपराधियों की उंगलियों के निशान की खोज का एक देशव्यापी डेटाबेस है। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने विकसित किया है। ये मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगी। इसके तहत किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक अपराधी को एक 10 अंकीय विशेष नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाएगा। किसी अपराधी के लिए इस विशेष आईडी का उपयोग जीवन पर्यंत किया जा सकता है। इसमें अलग अलग एफआईआर के तहत दर्ज भिन्न भिन्न अपराधों को एक ही एनएफएन से जोड़ा जाएगा। अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश नफीस के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला देश का पहला राज्य बना था। नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1978। भारत और ईरान ने STCW के प्रावधानों के मुताबिक दोनों देशों के बीच नाविकों की सुचारू आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। STCW अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी से संबंधित न्यूनतम मानकों को स्थापित करने के लिए एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। इसे वर्ष 1978 में अपनाया गया था। ये वर्ष 1984 में लागू हुआ था। भारत ने इसे वर्ष 1984 में अधिसूचित किया था। भारत के लिए ये वर्ष 1985 से प्रभावी हुआ था। इसके अनुपालन और कार्यान्वयन की समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन करता है। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसे वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए हार्डवेयर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य एक ऐसे सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है जो डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के भीतर अंतर संचालनीयता को सक्षम बनाएगा। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी NHA है। इस मिशन में प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य ID आवंटित की जाएगी। इसका उपयोग उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में किया जाएगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री, ये दोनों आधुनिक एवं पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के भंडार के रूप में कार्य करती हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार होगा। भारत स्टेज 6 मानदंड। केंद्र सरकार ने भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवित प्राकृतिक गैस किट के रेट्रोफिटमेंट को स्वीकृति प्रदान की है। BS4 उत्सर्जन मानदंडों की तुलना में BS6 या BS6 प्रदूषण के स्तर को कम करने में छठा उत्सर्जन बेंचमार्क या मानदंड है। BS6 का मुख्य उद्देश्य पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। BS6 इंजन मानक वाले पेट्रोल वाहन NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 25% तक की कमी करेंगे। साथ ही इनके द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड 60 मिलीग्राम किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। BS4 मानक में ये 80 मिलीग्राम किलोमीटर था। BS6 इंजन मानक वाले डीजल वाहन उत्सर्जन में लगभग 70% तक की कमी करेंगे। साथ ही इनके द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड 80 किलोग्राम प्रति किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। BS4 मानक में ये 250 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर था। और आइए अब बात करते हैं बायोटेक पहलों के लिए अमृत अनुदान की। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने बायोटेक पहलों के लिए 75 अमृत अनुदानों की घोषणा की है। ये अंतरविषयक और बहुसंस्थागत अनुदान हैं। इनमें स्टार्टअप, उद्योग, अकादमिक और अनुसंधान निकाय शामिल हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में बायोटेक क्षेत्र के सभी डोमेन विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले और महत्वाकांक्षी अनुसंधान विचारों और ज्ञान आधारित खोजों के लिए कीर्तिमान संचालित सहयोगात्मक अनुसंधान का समर्थन करना है। इसके विषयगत क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, कृषि बायोटेक, जलवायु परिवर्तन, सिंथेटिक जीव विज्ञान और सतत जैव संसाधन प्रबंधन। इस पहल का लाभ ये है कि ये एक एकीकृत सहयोग में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। ये भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने में सहायता देगा।
तो आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे जीआई टैग के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। इससे किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। मिथिला मखाना को बिहार मखाना के नाम से भी जाना जाता है। ये जलीय मखाने की एक किस्म है। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। प्रसिद्ध रूप से मैथिली ब्राह्मणों द्वारा कोजगरा पूजा के दौरान इसका सेवन किया जाता है। इसकी खेती बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों में की जाती है। जीआई टैग का उपयोग उन उत्पादों पर एक संकेत के रूप में किया जाता है जिनकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इसी उत्पत्ति स्थल की वजह से इनमें विशिष्ट गुण होते हैं। और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। पांडुरंग सदाशिव खानखोजे लोकसभा अध्यक्ष मैक्सिको में पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इनका जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। ये गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गदर पार्टी को वर्ष 1913 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी संघर्ष का नेतृत्व करना था। नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के रूप में वो मैक्सिको में हरित क्रांति लाने के प्रयासों का हिस्सा थे। उन्होंने सूखे और रोग प्रतिरोधी किस्मों पर जोर देने के साथ उच्च उपज वाली मक्का और गेहूं की नई किस्मों की खेती का अध्ययन शुरू किया। पांडुरंग एक स्वतंत्रता सेनानी, कृषिविद और विद्वान थे। और आइए अब चर्चा कर लेते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। लातविया की राजधानी रीगा है। लातवियाई अधिकारियों ने सोवियत काल के द्वितीय विश्व युद्ध के एक विशाल स्मारक को नष्ट करने का कार्य शुरू कर दिया है। ये एक उत्तर पूर्वी यूरोपीय देश है। लातविया बाल्टिक सागर और रीगा की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। ये उत्तर में एस्टोनिया, पूर्व में रूस, दक्षिण पूर्व में बेलारूस और दक्षिण में लिथुआनिया से घिरा हुआ है। लातविया बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर 3 बाल्टिक राज्यों में से एक है। अन्य 2 हैं एस्टोनिया और लिथुआनिया। लातविया का सबसे ऊंचा पर्वत है गेजिंकलंस। इसकी प्रमुख नदियां हैं गोजा और दोगुवा। इसकी प्रमुख झीलें हैं राजना और लुबांस। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।